डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पार्ट वन ऑफ प्लेटो के बाद आज हम चर्चा करेंगे उनके रिमेनिंग आइडियाज, पॉलिटिकल फिलॉसफीज एंड अदर उनके आइडियोलॉजीज पे प्लेटो पार्ट टू में। इसमें हम देखेंगे थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट, उनकी जो कम्युनल लाइफ की जो परिकल्पना थी, कम्युनिटी ऑफ वाइफ्स एंड प्रॉपर्टी, उस पे उनकी जो स्कीम ऑफ एजुकेशन थी, जो बहुत ही यूटोपिक और रेडिकल और एक बहुत ही नई टाइप की एजुकेशन सिस्टम थी, वो उसको समझने की कोशिश करेंगे और एक तरह का क्रिटिकल इवेल्युएशन करेंगे प्रॉस एंड कॉन्स के थ्रू, जिससे एग्जामिनेशन में लिख सकें। और ये सभी कुछ आपको पता है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। यदि आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो मैंने जो इसके डिटेल हैं डिस्क्रिप्शन, उसमें पार्ट वन का लिंक दिया है, प्लीज उसको देख लीजिए इस वीडियो को देखने से पहले। सो लेट अस बिगिन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ प्लेटो पार्ट टू। जैसा मैंने बोला कि इसमें व्हाट इज इन स्टोर, सबसे पहले हम लोग आइडिया ऑफ गुड, इनफैक्ट ये कंटिन्यूएशन होगा पार्ट वन का, जहां मैंने थ्योरी ऑफ फॉर्म्स दिया है, वहां पे जो गुडनेस का जो फॉर्म है, जो गुड होने का जो फॉर्म है, वो सबसे सुप्रीम फॉर्म है, उस पर चर्चा करेंगे। देन हम लोग जो मेन उनकी थ्योरी है आइडियल स्टेट की और किसको गवर्न करना चाहिए, जिसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ फिलोसोफर किंग्स, उस पर चर्चा करेंगे। एंड देन कम्युनिटी ऑफ वाइफ्स एंड प्रॉपर्टी, ये दोनों एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और उतना ही इंपॉर्टेंट ये समझना है कि एजुकेशन इन सब में कैसे हेल्प करता है, उनकी स्कीम ऑफ एजुकेशन क्या थी। और फाइनली जो है हम एक क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे उनके पॉलिटिकल थॉट्स का, प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ प्लेटोस पॉलिटिकल फिलॉसफी। फर्स्ट पार्ट में मैंने आइडिया ऑफ गुड पे जो है मैंने छोड़ दिया था, मैं यहाँ इंक्लूड कर रहा हूँ। आपको पता है कि ये आइडियलिस्ट ट्रेडिशन के सबसे बड़े फिलोसफर रहे हैं और इन्होंने थ्योरी ऑफ फॉर्म्स दी है। फॉर्म मतलब कि वो इनम्यूटेबल, प्योर, शाश्वत सत्य वाले जो आइडिया या इसेंस, जो हर चीज जो पृथ्वी पे दिखती है हमें, उसका वो इसेंशियल कॉन्सेप्ट को होल्ड करने वाले जो आइडियाज हैं, जो इसेंस है, उसको उन्होंने फॉर्म्स बोला। और उन्होंने कहा कि जो गुड जो है ये सुप्रीम फॉर्म है, इससे बड़ा कोई फॉर्म नहीं है। और क्या है ये गुड का फॉर्म? तो गुड इज द सुप्रीम फॉर्म, ऑल अदर फॉर्म्स आर सबऑर्डिनेट टू इट। Idea of the good is the end goal or fulfillment or purpose for which all things exist। मतलब कि जो गुड का जो आइडिया है उससे बड़ा कोई फॉर्म नहीं है, और उसी के उसी फॉर्म से हर फॉर्म जो है अदर फॉर्म, वो अपनी इंटेलिजिबिलिटी पाता है, अपने मायने पाता है, अपना सत्य पाता है। और गुडनेस जो जितने फॉर्म में है वो सब आइडिया ऑफ गुड से ही आता है। गुड मतलब क्या? वर्चुअस, अच्छा, सब कुछ जो 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 सोच सकते हैं आप बेस्ट, उसको गुड उन्होंने कहा। और आइडिया ऑफ द गुड इज लाइक सन, सूरज के जैसा है। उनका कहना था कि जैसे सूरज की रोशनी, खुद अपने को सूरज को देखने का आपको सूरज की रोशनी चाहिए, उसी तरह से आइडिया ऑफ गुड खुद अपने आप में एक फॉर्म है, लेकिन जिस तरह सूरज की रोशनी से अदर चीजों को आप देख सकते हैं, उसी तरह से आइडिया ऑफ गुड से ही दूसरे फॉर्म्स और आइडिया जो है वो विजिबल होते हैं। उनके अनुसार से द यूनिवर्सल ऑथर ऑफ ऑल थिंग्स ब्यूटीफुल एंड राइट, parent of light and of the lord of light in this world, and the source of truth and reason in other, is the idea of the good. The good is not essence but exceeds, far exceeds essence in dignity and power। उनका कहना था कि आइडियाज क्या है? इसेंशियल क्वालिटीज किसी भी चीज का, फॉर्म, आइडिया, यही तो है ना इसेंस। जैसे गुलाब का फूल मैंने आपको बोला, उसका गुलाब का फूल होने का इसेंस क्या है? वो उसका फॉर्म या आइडिया। उनका कहना था द गुड जो है वो मतलब कि केवल नॉर्मल इसेंस नहीं है, इट एक्सीड्स फार बियॉन्ड इसेंस इन डिग्निटी एंड पावर। ये सुप्रीम इसेंस है, सुप्रीम आइडिया है, सुप्रीम फॉर्म है। मतलब यही है जिससे कि सारा और अदर फॉर्म्स अपने मीनिंग को पाता है। सो इट इज द एंड गोल, पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू लीड गुड लाइफ। आप देखिए पॉलिटिक्स का डेफिनेशन है कि पॉलिटिक्स हेल्प इंडिविजुअल लीड ए गुड लाइफ, पॉलिटिक्स हेल्प ए सोसाइटी टू हैव कॉमन गुड। तो गुड क्या है यहाँ पे? गुड एक शाश्वत सत्य, अच्छा है, जो सबके भले के लिए है, जिसमें कोई बुराई नहीं हो सकती, जिसमें कोई अगलीनेस नहीं हो सकती, जिसको जो होने से आप फुलफिल्ड हो, आपका लाइफ पर्पस पूरा हो गया, सोसाइटी का पर्पस पूरा हो गया। मतलब जो जो दुनिया में
जिसके लिए आप आए हो यदि वो हो जाता है, आपको असीम आनंद, असीम अनुभूति होती है फुलफिलमेंट की कि आपने अचीव कर लिया है, तो वो गुड लाइफ है। तो गुड इतनी बड़ी essence है। So it is a purpose of community state to help individual lead good life. An individual is duty bound to work for common good of the society state. Common good जो है वो कितनी बड़ी बात है कि आप सबके भले के लिए काम करते हैं। समाज में एक तय होता है कि सबका भला किन चीजों में निहित है। एक इंडिविजुअल को वैसा करना चाहिए जिससे सबका भला हो। तो दिस इज द आइडिया ऑफ द गुड। और यहाँ पे एक रुक करके थोड़ा सा हमेशा समझिए, अब आप 5वें सेमेस्टर में हैं, कि आइडिया ऑफ द गुड एंड आइडिया ऑफ द राइट, ये दोनों टकराते हैं। मतलब कि जो गुड है, वर्चुअस है, उस तरह का लाइफ लीड करना, मतलब अपनी आप ड्यूटी के बारे में सोचें, आपका क्या कर्तव्य है ये ज्यादा सोचें, ना कि आपका हक क्या है। और जब आप राइट्स के बारे में सोचते हैं तो आप इंडिविजुअलिस्टिक हो जाते हैं, आप ये ज्यादा तय करते हैं कि आपका हक क्या है, ना कि आपकी कर्तव्य क्या है। तो ये गुड और राइट का जो लड़ाई है वो हमेशा चलता रहता है। आइए अब कोशिश करते हैं समझने की कि उनकी थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट क्या है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट उनके थॉट में है जो एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। उनका फर्स्ट प्रिंसिपल ये है कि देयर शुड बी यूनिटी ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी और स्टेट। उनके लिए जस्ट लाइक रूसो जो है, स्टेट इज नथिंग बट एक कम्युनिटी, एक बॉन्डेड जिसमें इंडिविजुअल एक ऑर्गेनिक होल कम्युनिटी है और उसके पार्ट्स के तौर पे इंडिविजुअल उससे जुड़ते हैं, दोनों में पूरी यूनिफिकेशन है। इस टाइप की जो कम्युनिटी है उसको वो स्टेट के रूप में देखते हैं। तो एक कम्युनिटेरियन थिंकर प्लेटो यहाँ पे हैं। और यूनिटी का मायने क्या होता है वो इस डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं। इस डायग्राम को जरा गौर से देखिए, ये 3 फेसेट है, इसमें 3 फेसेट है। पहले फेसेट में जो है वर्च्यूज हैं, 3 वर्च्यूज हैं, जो विजडम है, जो रीजन से आता है, जो आपके जो एक इंडिविजुअल के अंदर में जो रीजन होता है, तर्क की क्षमता होती है, उससे विजडम आता है, नॉलेज, ज्ञान जिसको कहते हैं। जो दूसरा वर्च्यू है वो करेज है, साहस है, जो आपके अंदर स्पिरिट होता है, पैशन होता है, उससे करेज आता है। और तीसरा टेम्परेंस है। टेम्परेंस का मतलब होता है कि आप सेल्फ रेस्ट्रेंट रखते हैं, अपने को कंट्रोल रखते हैं। तो वो जो वर्च्यू है वो आपके एपेटाइट से जुड़ा हुआ है, मतलब जो प्लेजर और पेन जो हम लोग नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को होता है कि किसी चीज को, अच्छे खाना खा के खुश हो जाते हैं, गंदे चीज को देख के दुखी हो जाते हैं, वो एपेटाइट है। उसको, उससे जो वर्च्यू जुड़ा हुआ है वो सेल्फ कंट्रोल का है। उससे आता नहीं है लेकिन आपको सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। तो ये जो 3 जो एलिमेंट है सोल के, मतलब एक आत्मा का, एक इंडिविजुअल में रीजन होता है, आत्मा में स्पिरिट होती है जिससे करेज आता है, और एपेटाइट होती है मतलब प्लेजर और पेन, सुख और दुख। ये जो 3 एक इंडिविजुअल के आत्मा का पार्ट कह लीजिए, कंपार्टमेंटल कह लीजिए, उसी को उन्होंने देखा कि वो सोसाइटी में रिफ्लेक्ट हो जाता है। सोसाइटी में कैसे रिफ्लेक्ट होता है कि सोसाइटी में 3 तरह के लोग पाए जाते हैं। एक जो ज्यादा से ज्यादा अपने रीजन से गाइडेड होते हैं, उसको उन्होंने कहा कि वो फिलोसोफर जैसे लोग होते हैं। दूसरे जो अपने स्पिरिट से ज्यादा गाइडेड होते हैं, वो सोल्जर या प्रोटेक्टर, गार्जियन जैसे हो जाते हैं, जो रक्षा करते हैं उस कम्युनिटी की। और थर्ड जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, जो प्लेजर और पेन से गाइडेड होते हैं, अपने एपेटाइट से गाइडेड होते हैं, वो लोग जो हैं, जो नॉर्मल गृहस्थ होते हैं, अपनी फैमिली लाइफ जीते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, ट्रेड करते हैं, आर्टिजन है। उनका कहना था कि जो रीजन से गाइडेड लोग हैं, आप जरा देखिए, उनको रूल करना चाहिए, मतलब फिलोसोफर किंग होने चाहिए। जो स्पिरिट से गाइडेड हैं वो सोल्जर होने चाहिए, और रूलर और सोल्जर जो है समाज के गार्जियन के जैसे बिहेव करते हैं। और जो एपेटाइट से ज्यादा गाइडेड होते हैं वो नॉर्मल सिटीजन हो, जो कि प्रोड्यूसर्स होंगे, जो खेती बाड़ी करेंगे, उगाएंगे, अन्न उगाएंगे, आर्टिजनशिप करेंगे और अपनी फैमिली लाइफ मेंटेन करेंगे। तो ये जो यूनिफिकेशन है वर्चू में, एक इंडिविजुअल के सोल में, और जो सोसाइटी में, जिसके तीनों के, इंडिविजुअल का सोल का भी 3 एलिमेंट है और सोसाइटी के भी 3 पार्ट है, इन सब में जो यूनिफिकेशन है उसी को वो कहते हैं कि आइडियल स्टेट में रिफ्लेक्ट होता है, जहां की एक इंडिविजुअल और कम्युनिटी एक हो जाता है। अब यदि उनका दूसरा थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट का देखें, तो ये उनका कहना है कि जो जस्ट इंडिविजुअल होता है वो जस्ट स्टेट को बना पाता है। और जस्ट इंडिविजुअल उनके अनुसार से क्या होता है, मैंने आपको जस्टिस वाले में बताया कि जिनके सोल के अंदर हार्मनी होती है, यानी कि उनका जो 3 एलिमेंट है,
उनके अंदर में एपेटाइट, स्पिरिट और रीजन, वो तीनों हार्मोनियसली जो है ऑर्गेनाइज्ड है। इंटरनल एक तरह की इंटीग्रिटी है, इक्विलिब्रियम है, जहां पे कि रीजन जो है वो गाइड करता है स्पिरिट और एपेटाइट को, ना कि एपेटाइट गाइड करता है स्पिरिट और रीजन को। ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा इंडिविजुअल जस्ट इंडिविजुअल होता है, वो एक फुलफिल्ड लाइफ जीने में सक्षम होता है। और वैसा ही इंडिविजुअल मिल करके जो है वो कम्युनिटी जब बनाते हैं तो वो कम्युनिटी में भी जो है कॉमन गुड फर्दर होता है और गुड लाइफ हर सिटीजन का इंश्योर होता है वैसे कम्युनिटी में। ये आइडियल स्टेट की उनकी परिकल्पना है। स्टेट क्राफ्ट उनके अनुसार से सोल क्राफ्ट है। मतलब आपने देखा कि किस तरह से स्टेट और इंडिविजुअल सोल यूनिफाई हो जाते हैं। तीन एलिमेंट इंडिविजुअल सोल के हैं, एपेटाइट, स्पिरिट और रीजन। और तीन तरह के लोग जो हैं वो स्टेट को चलाते हैं। जो रीजन से गाइडेड होते हैं वो रूल करते हैं, जो स्पिरिट से गाइडेड सोल्जर, जो एपेटाइट से गाइडेड होते हैं वो प्रोड्यूसर। तो ये स्टेट क्राफ्ट जो है एक सोल क्राफ्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ये हम लोगों ने देखा। ये भी हम लोगों ने देखा कि प्लेटो के अनुसार जो रूल करने चाहिए वो फिलोसोफर होने चाहिए जो रीजन से गाइडेड होते हैं, इसलिए उनको फिलोसोफर किंग की आइडियोलॉजी भी कही जाती है आइडियल स्टेट में। और ये लोग कैसे होते हैं? ये वाइज होते हैं, उनके पास विजडम होती है, करेजियस होते हैं, उनके पास में टेम्परेट नेचर होता है, मतलब अपने में सेल्फ कंट्रोल होता है, और वो जस्ट होते हैं। वो उस टाइप के होते हैं जैसे कि जो गडेरिया होता है, जिस तरह से अपने शिप को वो गाइड करता है, उस टाइप के वो शेफर्ड हैं। ये उस टाइप के डॉक्टर हैं जो कि स्टेट्समैन डॉक्टर हैं, जो कि समाज के एलिमेंट को ठीक करते हैं। वो उस टाइप के पायलट हैं जो कि समाज को जो है वो दिशा देते हैं, गाइड करते हैं। वो नॉलेजेबल हैं और वो ट्रू नॉलेज रखते हैं। वो इंटेलिजिबल वर्ल्ड में जो फॉर्म्स है उसका नॉलेज वो जानते हैं। वो केव से बाहर निकल चुके लोग हैं जो सन को देख पाते हैं। तो और वो फाइनली उनको ट्रेनिंग दी गई है कि वो स्टेट क्राफ्ट, गवर्नमेंट्स, पॉलिटिक्स, इन सब में भी उनको नॉलेज है। एंड दे एक्सेप्ट द रूरल जॉब। ये जो फिलोसफर किंग है वो कोई किसी डिजायर या किसी चाहत से वो रूल करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वो बहुत अनविलिंगली तैयार होते हैं, केवल इसलिए क्योंकि उनकी इच्छा है कि जो उनके साथी मेंबर्स हैं समाज के उनको गाइड करें, उनको भी केव से बाहर निकाल के सन के रोशनी में ले जाए, उनको भी एक गुड हैप्पी फुलफिल्ड लाइफ लीड करने में मदद करें। इसी विजन से केवल वो रूल करते हैं और कोई उनकी इच्छा नहीं होती है। एंड उनको 15 साल की जो है स्पेशल ट्रेनिंग जो है मैथमेटिक्स, साइंस और फिलोसफी और स्टेट क्राफ्ट में दी जाती है। 50 साल की उम्र होने पे ही प्लूटो का कहना था कि उनको जो है किंग बनाने की या रूलर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। उसके पहले उनको रिगरस ट्रेनिंग देनी चाहिए। इसमें 35 साल तक नॉर्मल ट्रेनिंग और फिर 15 साल तक स्टेट क्राफ्ट और साइंस एंड फिलोसफी की। देन जो सेकंड क्लास है वो ऑक्सिलरी क्लास है, जो प्रोटेक्टर है, सोल्जर कह सकते हैं उसको। वो अपने स्पिरिट उसमें डोमिनेंट होता है, मतलब पैशन से गाइडेड होते हैं, उसमें करेज और वैलर होता है। तो उस तरह के लोगों को जो है प्रोटेक्टर समाज का बनना चाहिए। और जो रूरल और ऑक्सिलरी, ये दोनों को उन्होंने कहा गार्जियन है। उनको कम्युनल लाइफ लीड करना चाहिए, मतलब उनको अपनी ना तो फैमिली होनी चाहिए, ना प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ना लैंड होना चाहिए, किसी तरह का उनको नाता नहीं होना चाहिए, ना उनको बच्चों से कोई एफिलिएशन नहीं होनी चाहिए, उनका परमानेंट कोई मैरिज नहीं होना चाहिए। आगे के स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि क्या उनका विजन था कम्युनिटी वाइव्स एंड कम्युनल लाइफ का, कम्युनल प्रॉपर्टी का। तो वो एक यूटोपिक व्यू रखते हैं कि जो गार्जियन है वो बैरेक में रहेंगे, स्पार्टन लाइफ लीड करेंगे, उनकी कोई जो है अपनी परिवार, अपना प्रॉपर्टी नहीं होगा। वो एक तरह का मतलब एक पैशन में काम करेंगे मिल करके, केवल समाज को आगे ले जाने की दिशा दिखाने के लिए। और जो थर्ड क्लास है वो प्रोड्यूसर है, वो रेस्ट ऑफ द सिटीजन है, वो नॉर्मल इंसान है, वो अपने एपेटाइट से गाइडेड होते हैं और वो अपना नॉर्मल खेती बाड़ी करेंगे, आर्टिजनशिप करेंगे, ट्रेड करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, उनकी फैमिली होगी, बच्चे होंगे, प्रॉपर्टी होगा, लेकिन वो लोग पॉलिटिक्स में और पावर पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसके अलावा जो है एक नोबल झूठ जो होता है फिलोसफर किंग को बोलना चाहिए प्लेटो के अनुसार, ये समझाने के लिए सोसाइटी में हर इंडिविजुअल को कि रूरल जो है उसकी आत्मा जो है वो सोने की बनी हुई है। निकलते तो तीनों मिट्टी से हैं, रूरल, ऑक्सिलरी और प्रोड्यूसर, लेकिन जो आत्मा बनी है वो गोल्ड की बनी है। रूरल की, ऑक्सिलरी का आत्मा सिल्वर का बना है और प्रोड्यूसर की आत्मा ब्रॉन्ज की बनी है। ये केवल एक तरह का ये झूठ इसलिए बोला जाता है
कि जो प्रोड्यूसर ऑक्सिलरी और रूरल हैं वो ये समझें कि हम अलग अलग काम के लिए भगवान ने हमको बनाया समाज में, और वो उसी तरह से बेस्ट अपना एक्सेलेंट वर्क करें, एक दूसरे काम में हस्तक्षेप ना करें। इसके लिए ये झूठ बोलना जरूरी है फिलोसफर किंग के द्वारा। प्लूटो का ऐसा मानना है। सो इस तरह की उनकी थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट है। जो फिलोसफर किंग है उनकी जो पावर है वो एब्सोल्यूट है, लेकिन उस पर कुछ केवल बंधन है। एक है कि उनको स्टेट का टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को मेंटेन करना है। दूसरा है मतलब इसके मतलब रक्षा करनी है, उसको कोई काट ना दे, उसको कोई छीन ना ले उसके टेरिटरी को। दूसरा है कि एक्सट्रीम जो इनइक्वलिटी है उसको रोकना है। उनका कहना था कि 4/1 मतलब कि किसी आदमी के पास किसी आदमी से 4 गुना यदि धन है तो बहुत एक्सट्रीम इनइक्वलिटी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी इनकम एंड वेल्थ का भी होना चाहिए, रॉल का कहना था। और ही हैज टू प्रोवाइड प्रिस्क्राइब्ड सिस्टम ऑफ एजुकेशन। उन्होंने बहुत इलॉबरेट जो है एजुकेशन के सिस्टम प्लेटो ने दी, मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूं, तो वो स्टेट को प्रोवाइड करना होगा। और चौथा है कि फ्रेम जस्ट लॉ फॉर फर्दरेंस ऑफ कॉमन गुड। और जो समाज का जो कॉमन गुड है, जो गुड अचीव करना, इंडिविजुअल का गुड लाइफ, फुलफिल्ड लाइफ, हैप्पी लाइफ लीड करने के लिए, जो समाज का सबके भले के लिए, इंडिविजुअल के भले के लिए जो है जस्ट लॉ फ्रेम करना, ये भी उसका उनका काम है। पॉलिटिकल, ये जो यदि आप देखेंगे थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि एक तरह का पॉलिटिकल आइडियलिज्म है, यूटोपिज्म है। मतलब ऐसा हो नहीं सकता है, अनरियलिस्टिक है। ये मेरिटोक्रेसी है, मतलब मेरिट के बेसिस पे कोई किंग बन रहा है। एक तरह का टेक्नोक्रेसी है, मतलब जो टेक्निकली एक्सपर्ट हैं वो रूल करेंगे। डेमोक्रेसी से कितना अलग यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें डिवीजन ऑफ लेबर है, एक्सेलेंस है, सब लोग अपने अपने काम को कर रहे हैं। और ये मोरल है, मोरलिटी पे बेस्ड है, जस्टिस पे बेस्ड है, क्योंकि ये जस्ट है ये समाज, क्योंकि इसमें हार्मनी है, यूनिफिकेशन है। वो सब अपने अपने क्लास जिस तरह से लोगों करना चाहिए उस तरह से कर रहे हैं। और एक तरह का आइडियल, एक यूटोपिक जो है व्यवस्था है। यहाँ पे एक बात रुक के थोड़ा समझने की है कि ये जो 3 क्लास कहते हैं, रूरल, ऑक्सिलरी और प्रोड्यूसर, ये सुनने में हम लोगों के हिंदू में जो कास्ट सिस्टम की तरह लगता है, जहाँ की क्षत्रिय जो है रूल करते हैं, ब्राह्मण्स जो है वो गार्जियन होते हैं, मोरल गार्जियन होते हैं, और जो वैश्य और शूद्र आप कह सकते हैं वो प्रोड्यूसर क्लास में है। लेकिन उसमें फर्क थोड़ा सा केवल ये है कि यहाँ पे कोई वो बर्थ पे आधारित नहीं है, वो टीचिंग और ट्रेनिंग और उसके एबिलिटी पे है। ट्रेनिंग के बाद जब देखा जाता है कि कोई भी बच्चा यदि किसी भी क्लास में जो है वो बिलोंग कर सकता है उसकी एबिलिटी को देखते हुए, तो ये थोड़ा ओपन है, लेकिन है इंडियन कास्ट सिस्टम के जैसा ही। तो दिस इज द थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट ऑफ प्लूटो। यदि हम कम्युनिटी और वाइब्स एंड प्रॉपर्टी देखें, ये एग्जामिनेशन में काफी पूछा जाता है। ये सबसे सिंपल सवाल हो सकता है। ये आइडियल स्टेट की जो उन्होंने परिकल्पना की थी, मैंने आपको बताया, उसमें ये कहा गया था कि जो गार्जियंस हैं, गार्जियन मतलब कि जो रूरल हैं, जो कि फिलोसोफर हैं, और ऑक्सिलरी जो कि सोल्जर्स को उन्होंने ऑक्सिलरी कहा। तो रूरल और ऑक्सिलरी जो समाज के गार्जियन हैं, उनका अपना कोई प्राइवेट लाइफ नहीं होगा। मतलब कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, कोई फैमिली नहीं होगी, बच्चे नहीं होंगे, कोई परमानेंट मैरिज नहीं होगा, उनको कोई बच्चों से एफिलिएशन नहीं होगा, उनका भाई भतीजा नहीं होगा। ये क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि आपको पता है इवन मॉडर्न वर्ल्ड में भी जो नेपोटिज्म है, मतलब अपने भाई भतीजे को आगे बढ़ाना, अपने रिलेशन को फेवर करना, प्रॉपर्टी अपना बढ़ाना, अपने परिवार के लिए काम करना, अपने बच्चे को आगे बढ़ा देना, ये जो है करप्शन का सबसे बड़ा कारण होता है रूलिंग क्लास में। प्लेटो ने इसको पूरी तरह से जड़ से हटाने के लिए अपने आइडियल स्टेट में ये परिकल्पना की कि जो रूलिंग क्लास है उसका कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी होगा ही नहीं, कोई फैमिली होगा ही नहीं। ऑफ कोर्स ये बहुत यूटोपिक आइडिया, ऐसा हो नहीं सकता है। और इससे क्या होगा कि यूनिटी ऑफ स्टेट बनी रहेगी, क्योंकि जो रूलिंग क्लास है उसको कोई और इंटरेस्ट है ही नहीं, केवल समाज को एक रखना है, जस्ट रखना है, और कॉमन गुड को बढ़ावा देना है। गार्जियन जो है मतलब रूरल ऑक्सिलरी, ये लोग एक साथ रहेंगे बैरक में, जैसे सैनिक रहते हैं, एक साथ जो है कॉमन टेबल पे खाना खाएंगे। तो एक कम्यून जैसा लाइफ होगा, जैसे आप याद कीजिए कि ओशो का जो कम्यून था उस टाइप का। और ये लोग जो हैं इनका एक बहुत पिकुलियर अरेंजमेंट था कि टेम्पोररी मैरिज, मतलब जो फिलोसोफर किंग है वो एक पर्टिकुलर टाइम में, ऑस्पिशियस टाइम में बोलेगा कि ठीक है जितने भी मर्द और औरत हैं। एक बात ध्यान रखिए कि उन्होंने, प्लूटो ने मर्द औरत को समानता दी थी। उनका कहना था कि किंग और क्वीन दोनों हो सकते हैं, औरतें भी राज कर सकती है, ये ध्यान रखिए। तो इनका कहना था कि जो मर्द औरत जो बेस्ट हैं
मर्द औरत एक दूसरे से जो है मेट करेंगे, बेस्ट ऑफ स्प्रिंग पैदा करेंगे और फिर अलग हो जाएंगे। मतलब वो जानेंगे भी नहीं कि कौन मेरी वाइफ है, क्या है। तो ये एक अजीब तरह की सिस्टम है। जो महाभारत में आप देखते हैं कि एक पत्नी 5 पति है, तो उस टाइप की, लेकिन उसका उल्टा भी है। यहाँ पे कौन किसकी पत्नी है, कौन पति, क्योंकि फिर अगला जब मीटिंग होगा तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि पिछले बार वो किसके साथ मेट किया था। एक बहुत पिकुलियर, एक कंफ्यूजिंग टाइप की उन्होंने एक बात कही, लेकिन उनका पर्पस बहुत क्लियर था। पर्पस ये था कि किसी को कोई एफिलिएशन ही नहीं होना चाहिए कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बच्चा है। मेन पर्पस ये था। अब जो बच्चे पैदा हुए उनको बिल्कुल समाज अलग हटा लेगा, उसको अलग ट्रेनिंग दी जाएगी। ये लोग कभी नहीं जान पाएंगे कि कौन मेरा बच्चा था, बच्चा नहीं जान पाएगा कौन उनके बाप माँ थे। और उनको बेस्ट ट्रेनिंग दे करके जैसी जैसी एबिलिटी होगी, जिनमें ज़्यादा स्पिरिट होगी उसको वो सोल्जर की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें ज़्यादा रीजन होगा वो फिर फिलोसफर किंग बनेंगे, और जिसमें ज़्यादा एपेटाइट की फीलिंग होगी उनको प्रोड्यूसर बनाया जाएगा। तो इस टाइप से बच्चों की एजुकेशन होगी आगे चल करके, और वो 35 साल तक होगी। और 35 साल के बाद 15 साल तक जो लोग फिट पाए जाएंगे किंग बनने के लिए, उनको 15 साल तक फिलोसफी, साइंस, मैथमेटिक्स की और स्टेट क्राफ्ट की अलग ट्रेनिंग दी जाएगी। तो 50 साल के बाद ही कोई जो है किंग बन सकता था आइडियल स्टेट में। एंड इन सब की जो व्यवस्था थी, खाने पीने, उनके पूरे मटेरियल कंफर्ट की, ये प्रोड्यूसर क्लास को करना था। और प्रोड्यूसर क्लास पूरी तरह से फ्री था अपना परिवार रखने को, प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने को, परमानेंट वाइफ्स रखने को, बच्चे के साथ एफिलिएशन का। केवल उसकी एक ही बंदिश थी कि वो पॉलिटिक्स में भाग नहीं लेगा, और जो पॉलिटिक्स में भाग लेंगे वो परिवार नहीं रखेगा। कैसा रेजिमेंटेशन था आप समझ सकते हैं। ये बहुत एक तरह का रेडिकल आइडिया भी था, जिसको कि यूजेनिक्स भी आप कह सकते हैं। यूजेनिक्स मतलब ये कैसे जो है कंट्रोल्ड वे में बेस्ट ब्रीड पैदा किया जाता है, उसकी भी एक व्यवस्था थी। ये वुमेन को भी एक तरह से, कई लोग कहते हैं कि मुक्त करने का, इमेंसिपेट करने का एक तरीका था, क्योंकि प्लूटो के अनुसार और कई लोग के अनुसार वुमेन मैरिज में बंध जाती है, उनकी आइडेंटिटी खो जाती है। वो यहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि वो मैरिज में बनती नहीं, वो भी फ्री रहती है समाज को आगे बढ़ाने के लिए। एंड फैमिली का एक तरह से नेशनलाइजेशन हो जाता है, बच्चों का भी। ये एक अजीब टाइप की रेडिकल व्यवस्था थी। इसलिए प्लेटो को कई लोग जो है बहुत रेडिकल फिलोसोफर भी कहते हैं। यूटोपिक फिलोसोफर या रेडिकल फिलोसोफर या इमेजिनेटिव फिलोसोफर या आइडियलिस्टिक फिलोसोफर। आइडियलिज्म मतलब जो कि ऐसा आपको सुन के लगेगा कि ये सब तो बस फंटास्टिक आइडिया है, रियल वर्ल्ड में नहीं हो सकता है, बहुत रेडिकल आइडिया है, ऐसा प्लूटो को माना जाता है। इसकी क्रिटिसिज्म जो है बहुत हो ही सकती है इस सिस्टम की, कि ये तो यूटोपिक है, ये तो रियल लाइफ में ऐसा हो नहीं सकता है। ऐसा रेजिमेंटेशन की फैमिली का ही नेशनलाइजेशन हो जाए, बच्चों का नेशनलाइजेशन हो जाए, परमानेंट वाइफ नहीं हो, पूरी कंफ्यूजन हो, कौन किसका बच्चा है, कौन किसका फादर मदर है, तो ये तो बहुत ही अव्यवस्था जैसी होगी। तो और कॉमन चिल्ड्रन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगे? वैसे चिल्ड्रन अनाथ जैसे ही तो होंगे, चाहे कोई भी उसको कैसा भी पाल ले। उनकी आइडेंटिटी क्या होगी और कैसा समाज बनेगा? तो ये सब क्वेश्चन इस पे उठाए जाते हैं। आप इसको केवल एक तरह से ये जो आइडियल सिस्टम ऑफ स्टेट जो है, उसको केवल एक आप स्टैंडर्ड, गोल्ड स्टैंडर्ड मानिए, एक उनकी एक विजन मानिए कि शायद ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है, और प्लेटो को अपने लाइफ टाइम में ये एहसास हो गया था। उन्होंने जो लॉज, जो उन्होंने अपनी ट्रीटीज लिखी, उसमें उन्होंने उसको चेंज भी कर दिया था। उन्होंने कहा कि सेकेंड बेस्ट स्टेट जो है ऐसा होगा, मेरा जो यूटोपिक स्टेट तो पता नहीं शायद हो पाएगा कि नहीं। सो दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट ऑफ प्लेटो। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करें कि स्कीम ऑफ एजुकेशन जो प्लेटो ने प्रिस्क्राइब की, जो कि बहुत ही यूनिक, रेडिकल और एक तरह से यूटोपिक थी, लेकिन उसमें जो आइडियल स्टेट की उनकी जो परिकल्पना थी, वो उसका बेडरॉक था। मतलब उसके बगैर आइडियल स्टेट की कल्पना नहीं की जा सकती है। एक बात और मैं बताऊं आपको कि रिपब्लिक जो बुक है वो ज्यादा एजुकेशन की ट्रीटीज है और कम जो है पॉलिटिक्स की। इनफैक्ट रूसो उसे जो है एजुकेशन की एक ग्रंथ मानते हैं। बहुत सारा हिस्सा रिपब्लिक जो उनकी क्रिएशन है वो एजुकेशन को डिवोटेड है। और क्यों ऐसा है? क्योंकि आप समझिए कि उन्होंने जो अपनी पूरी फिलॉसफी दी, जिसमें आइडियाज, फॉर्म, एक दूसरी दुनिया जो हमारे सेंसेस, हमारी जो सूंघने, देखने और की जो क्षमता जो हमारे सेंसेस से होती है, उस दुनिया के परे जो इंटेलिजिबल वर्ल्ड है, जिसको केवल हम ट्रू नॉलेज से जान सकते हैं, जिसके लिए हमें एजुकेशन चाहिए, जिसके लिए हमें एक ज्ञान चक्षु चाहिए, नॉर्मल आंख से नहीं,
उसके लिए एजुकेशन मस्ट है। तो आप समझ सकते हैं कि एजुकेशन का उनके लिए क्या इंपॉर्टेंस था। तो हम लोग देखने की कोशिश करें कि उन्होंने क्या प्रिस्क्राइब किया। Since virtue is knowledge, and only by acquiring knowledge, intelligible world of forms or ideas can be seen, education was essential for development of human soul and bedrock of ideal state। ये तो वो है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। दूसरा उनका ये है कि जो स्टेट है, चूंकि स्टेट के चलाने के लिए उसके किंग कौन होंगे, सोल्जर कौन होंगे, प्रोड्यूसर कौन होंगे, इसके लिए एजुकेशन ही वो डिसाइड करेगा और एजुकेशन ही उसका पैमाना बनेगा। इसके लिए जरूरी था कि एजुकेशन कंपलसरी हो, फ्री हो और स्टेट के द्वारा स्पॉन्सर्ड हो और सभी को मुहैया हो। जो 3 क्लास आपको याद है, प्रोड्यूसर क्लास, ऑक्सिलरी क्लास जो सोल्जर क्लास कह सकते हैं, एंड फिलोसोफर रूरल क्लास, तीनों के लिए एजुकेशन जरूरी थे। एजुकेशन एज द बेसिस फॉर चूजिंग सिटीजन फॉर अ स्पेसिफिक टास्क इन द आइडियल स्टेट। एजुकेशन ही वो जरिया था जिससे ये चुना जाना था कि जो सिटीजन है उसमें से कौन फिलोसोफर रूरल होंगे, कौन ऑक्सिलरी क्लास यानी कि सोल्जर होंगे और दोनों क्लास मिलके गार्जियन कहलाते थे, और जो रिमेनिंग कौन क्लास होंगे जो प्रोड्यूसर होंगे, जो कि खेती बाड़ी करेंगे, आर्टिजनशिप करेंगे, ट्रेड करेंगे और अपनी फैमिली और अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा करेंगे। ऑल्सो इट वॉज द बेसिस फॉर सोशल मोबिलिटी अमॉन्ग 3 क्लासेस। ये भी आप ध्यान दें कि ये 3 क्लासेस इंडिया के कास्ट सिस्टम जैसे दिखते हैं, लेकिन इसमें सोशल मोबिलिटी थी और उसका आधार भी एजुकेशन ही था। हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे एजुकेशन से तीनों क्लास में एक दूसरे में लोग जा सकते थे। अब इनका 3 फेजेज ऑफ एजुकेशन है, अभी भी वर्ल्ड में अपनाया जाता है, लेकिन ये बहुत अलग है अभी से। इनका जो एलिमेंट्री एजुकेशन था, अभी यदि एलिमेंट्री एजुकेशन आप कहेंगे तो बच्चे क्लास से लेकर 5वीं 6वीं तक होती है। इनके लिए एलिमेंट्री एजुकेशन फर्स्ट 20 ईयर्स तक था, जिसमें से 18 साल की पढ़ाई और 2 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग शामिल थी। तो अभी का पूरा लगभग अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन इनके लिए एलिमेंट्री एजुकेशन था। एलिमेंट्री एजुकेशन में सभी तीनों क्लास के जो सिटीजन थे उनको दिया जाना था ये। इसमें जिम्नास्टिक मतलब आप मत समझिए कि जो अभी हम लोग जिम्नास्टिक समझते हैं खेल कूद, वो है मतलब जिसमें कि शारीरिक ताकत बढ़ाने के लिए इस तरह से कि वो सोल और माइंड को जो है वो काबू कर सके बॉडी, उसके लिए वो ट्रेनिंग थी। और म्यूजिक, वो भी नॉर्मल म्यूजिक नहीं था, उसमें एक पर्टिकुलर टाइप की नोट, पर्टिकुलर टाइप की म्यूजिक जो कि दिमाग को एक फिलोसॉफिकल बेंड ऑफ माइंड देती है, रीजन रैशनल देती है, उस टाइप की म्यूजिक पे जोर था। और 20 ईयर्स तक समझिए ये पढ़ाई होती थी। हायर एजुकेशन जो था वो अब चुनी जा रही है, 18 साल 20 साल के बाद चुना जा रहा है कि इसमें से कौन जो स्टूडेंट है वो आगे पढ़ने के लिए सक्षम है। जो नहीं सक्षम है, जिनकी एप्टीट्यूड ऐसी नहीं है, जो अपने एपेटाइट से ज्यादा गाइडेड होते, एक तरह समझिए एप्टीट्यूड टेस्ट जब 20 साल देखने के बाद टीचर लेता है तो वो निकाल देता है उसको प्रोड्यूसर के लिए, और जो बाकी फिल्टर होके बचते हैं वो गार्जियन क्लास के लिए बचते हैं। अब उनको अगले जो है 10 से 15 साल फिर ट्रेनिंग दी जाती है। 30 साल के जब लोग होते हैं जो गार्जियन क्लास के, तो फिर एक टेस्ट होती है, उसमें से जो लोग अनफिट होते हैं उनको सोल्जर क्लास के लिए बाहर कर दिया जाता है, और फिर आगे जो फिलोसफर किंग्स बनने हैं उनको 5 साल की और ट्रेनिंग दी जाती है और फिर 15 साल की। तो हायर एजुकेशन जो है नेक्स्ट 15 ईयर तक है, 20 से लेके 35 साल तक। यहाँ पे जो है मैथमेटिक्स, जियोमेट्री, एस्ट्रोनॉमी, अर्थमेटिक, जिसको उन्होंने बहुत वैल्यू दिया, फिलॉसफी और लॉजिक, इन सब की पढ़ाई होती है। और हायर डोजेज ऑफ जिम्नास्टिक्स और म्यूजिक तो होती ही है, जो कि एलिमेंट्री एजुकेशन में हुई थी। और अब जब 35 साल के बाद अब आप समझिए फिल्टर होके केवल वो बच गए हैं जो फिलोसोफर किंग बनने वाले हैं, यानी उनमें वो रीजन से ज्यादा गाइडेड होते हैं, नॉलेज के लिए उनमें बहुत ज्यादा एप्टीट्यूड होता है, परस्यूट ऑफ नॉलेज के लिए वो कुछ भी करना चाहते हैं। ऐसे सिटीजन को एक लंबे 35 साल के एजुकेशन के बाद चुना गया है। उनको 15 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें कि छोटे मोटे एडमिनिस्ट्रेटिव पद पे रखा जाता है, सिविक वर्च्यूज और ड्यूटीज, और आप समझ लीजिए एक तरह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है फिलॉसफी के अलावा। और ये जो है मैनेजिंग पब्लिक अफेयर्स एंड ऑल, और ये लोग जो हैं 50 साल के बाद समझिए लगभग अपनी जीवन उस समय में लगभग जी लेने के बाद जो है फिलोसफर किंग्स के लिए ये रेडी होते हैं। तो इस तरह से इलॉबरेट वे में एजुकेशन आप देख सकते हैं कि कैसे तीनों क्लास को बांटता है, तीनों क्लास में सोशल मोबिलिटी लाता है। क्योंकि ये जो बच्चे हैं, आपको याद होगा कि ये कम्युनिटी ऑफ वाइफ्स
और जो प्रॉपर्टी मैंने बताया है, ये बच्चे कॉमन है, ये स्टेट के बच्चे हैं, तो वो किसी भी क्लास में मूव कर सकते हैं। बच्चे को ये सोशल मोबिलिटी की फैसिलिटी है। यानी कि कोई यदि प्रोड्यूसर क्लास का बच्चा है तो वो भी फिलोसफर किंग के क्लास में एजुकेशन के थ्रू जा सकता है। इस व्यवस्था के जो प्लसेस हैं वो आप देख सकते हैं कि ये वुमेन और मेन के लिए सेम थे, इसलिए इसमें वुमेन का एक तरह से भला था या इमेंसिपेशन था, जो कि बाद के वर्षों में खत्म हो गया सिविलाइजेशन में, तो वो मैन और ह्यूमन को बराबर पे रखा गया था। ये फ्री था, कंपलसरी था, ये इट वाज लिंक टू द एप्टीट्यूड एंड नेचुरल एबिलिटी। आपको पता है कि इसमें हमेशा ये देखा जाता था कि आपकी नेचुरल इंस्टिंक्ट क्या है, ये रीजन डोमिनेटेड है या स्पिरिट डोमिनेटेड है या एपेटाइट डोमिनेटेड है, तो उस बेसिस पे आपकी एजुकेशन दी जा रही है। आप देख सकते हैं ये एजुकेशन में मोरलिटी और इथिक्स पे काफी जोर था, और इसके अलावा सिविक वर्च्यूज क्या है जो अभी खो गया है, मतलब आप समाज के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप कैसे दूसरे की मदद कर सकते हैं, कैसे एक गुड सिटीजन बन सकते हैं, आप अपने बारे में केवल सेल्फ सेंटर्ड कैसे नहीं हो सकते। रोड पे कोई एक्सीडेंट होता है तो आप कितना समय देते हैं, किसी को कोई ब्लड डोनेशन की जरूरत होती है आप कितना समय देते हैं, आप देश पे कोई आपदा आ जाए तो आप किस तरह से बिहेव करते हैं, ये सब सिविक वर्च्यूज हैं। उसकी भी ट्रेनिंग जो दी जाती थी, ये सब प्लसेज हैं। माइनसेज इसके तो बहुत सारे हैं। आप देख सकते हैं कि ये सिस्टम बहुत ही यूटोपिक, मतलब कि एक तरह का एक सपने की दुनिया जैसा है, छलावा जैसा है, जो कि मतलब होना बहुत मुश्किल है। इस टाइप की रेजिमेंटेड है, क्योंकि जिम्नास्टिक, म्यूजिक, एक पर्टिकुलर तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट ही पढ़ाए जाएंगे, आपको वही पढ़ाया जाएगा जो कि स्टेट के लिए जरूरी है। आप जो पढ़ना चाहते हैं उसकी आपको फ्रीडम नहीं है, तो इंडिविजुअलिटी कुछ नहीं है, एकदम कॉमन एक तरह का समझिए कि असेंबली लाइन जैसे जो है तैयार की जा रही है, आदमी को मशीन जैसा समझा जा रहा है, और बहुत एब्स्ट्रैक्ट है पूरा आइडिया, जो है बहुत रियलिस्टिक नहीं लगता है, जमीन पे उतारने लायक, और एक्सपेंसिव तो था ही। तो ये दिस वाज द स्कीम ऑफ एजुकेशन ऑफ प्लेटो। अब हम फाइनली प्लेटो के जो पॉलिटिकल फिलॉसफी हैं उसके प्लसेस और माइनसेस पे थोड़ी चर्चा करेंगे। ये आपको एग्जामिनेशन में इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्रिटिकल इवेल्युएशन हर फिलोसोफर का आपको जानना चाहिए। इसका ये मायने नहीं है कि हम उसकी बुराई कर रहे हैं, केवल ये है कि आज के परिवेश में या इतिहास में कैसे करवटें ली पॉलिटिक्स ने, और उसके परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश करें कि उनके आइडियाज कितने प्रैक्टिकल थे या यूटोपिक थे, इम्प्रैक्टिकल थे। तो यदि हम प्लसेस देखें तो इसमें बहुत सारे हैं। ही इज नोन एज फादर ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी। आपको पता है कि इससे बड़े फिलोसफर उस समय में कोई नहीं थे, और आगे आने वाले समय में भी यदि आप एरिस्टोटल को छोड़ दे जो इनका शिष्य था, और कुछ एक गिने चुने, तो ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफर थे जिन्होंने शुरुआत की क्लासिकल वेस्टर्न फिलोसफी की। ये जो है फादर ऑफ आइडियलिस्ट ट्रेडिशन माने जाते हैं। आइडियलिस्ट ट्रेडिशन क्या है? दुनिया जो है वो डोमिनेटेड मैटर, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम अपने सेंसेस से परसीव कर सकते हैं, कुर्सी, टेबल, बेंच, ट्री, इससे है, मैटर से, या आइडिया जिसको हम देख नहीं सकते हैं, जो हमारे सेंसेस के परे है, उस दुनिया से गाइडेड है या मैटर से गाइडेड है। जो आइडियाज को ज्यादा डोमिनेंट मानते हैं, जो जिससे दुनिया चलती है, उनके अनुसार आइडिया से चलती है, वो आइडियलिस्ट ट्रेडिशन को के समर्थक है जो प्लेटो थे। और जैसे कि बाद में इमैनुअल कैंट और हेगल, ये सब जो है आइडियलिस्ट थे। और जो मैटर को प्रोमिनेंट मानते हैं, जैसे कि कार्ल मार्क्स और अधिकतर और लिबरलिस्ट जो है, वो सब मैटेरियलिस्ट हैं, जिनके लिए कि और कोई दुनिया नहीं है जो हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, सूंघ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वही दुनिया है, मैटर की ही दुनिया है। वैसे अभी साइंस ने भी ये कह दिया है कि वर्ल्ड में मैटर के अलावा नॉन मैटर भी है, डार्क मैटर भी है, मतलब कुछ ऐसा है जिससे यूनिवर्स पूरा फिल्ड है जो कि मैटर नहीं है। तो ये साइंस भी कहता है। तो ये जो है फादर ऑफ आइडियलिस्ट ट्रेडिशन माने जाते हैं। देन इन्होंने, आप देखिए किस ब्यूटीफुल तरीके से इन्होंने इंडिविजुअल को स्टेट सोसाइटी से यूनिफाई कर दिया। आपको याद है, मैंने आपको बताया है कि इंडिविजुअल के सोल का 3 कंपार्टमेंट होता है,
एक रीजन से गाइडेड, दूसरा स्पिरिट से, तीसरा एपेटाइट से, और इसी बेसिस पे जो सोसाइटी है उसमें 3 क्लास होते हैं। जस्टिस का माने ये होता है कि ये जो 3 एलिमेंट हैं ह्यूमन सोल में, उसमें हार्मनी हो, रीजन जो है वो कंट्रोल और कमांड और गाइड करे एपेटाइट और स्पिरिट को, और इसी तरह सोसाइटी में जस्टिस है या जस्ट है यदि तीनों क्लास अलग अलग अपनी ड्यूटी बेस्ट तरीके से बिना दूसरे क्लास के मामले में टांग अड़ाए हुए सिविक वर्च्यूज और कॉमन गुड के लिए जो है काम करे। तो किस तरह से इन्होंने इंडिविजुअल और सोसाइटी को यूनाइट किया, यूनिफाई किया, ये बहुत ब्यूटीफुल है। देन इनका जो एक विजन था आइडियल स्टेट का, ये इथिकल है, मोरल है, सुप्रीम वर्च्यू रखता है, और एक तरह से उसका पर्पस यही है कि इंडिविजुअल को गुड लाइफ लीड करने में हेल्प करता है। वो पॉलिटिक्स का डेफिनेशन बन गया एक तरह से, समझिए कि आइडियल स्टेट क्या होना चाहिए। एंड देन एजुकेशन की जो इनकी व्यवस्था थी, ऑफ कोर्स वो बहुत यूटोपिक थी, रेजिमेंटेड थी, लेकिन वो इतना रेडिकल था। और उसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि स्टेट स्पॉन्सर्ड फ्री और सभी क्लासेस के लिए यूनिवर्सल एजुकेशन होगा, और एजुकेशन ना कि इलेक्शन, ना कि पॉलिटिक्स या कह लीजिए पॉपुलर चॉइस जो है वो बेसिस बनेगा कि कौन रूल करेगा और किस तरह से रूल करेगा। अब ये जो मैं आपको नीचे दे रहा हूँ, मैं इसको कह नहीं रहा हूँ, कौन कौन इसके एडमायरर, कौन कौन थिंकर रहे हैं या ऑथर रहे हैं, वो आपको जानना चाहिए उनके बुक्स को, ये आप एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं। जो माइनसेस उनके हैं वो भी काफी ज्यादा हैं। बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया है, खास करके कार्ल पॉपर ने, जिन्होंने बुक लिखा था द ओपन सोसाइटी एंड इट्स इनमीज, उसमें उन्होंने बहुत बुराई की है प्लेटो की। तो माइनसेस यदि आप देखें तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि जिस तरह की सोसाइटी की कल्पना करते हैं, एक क्लोज्ड रिजिड सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम जहां पे कि 3 क्लासेस होंगे, एक क्लास जो है प्रोड्यूसर, उसको कोई भी पॉलिटिकल राइट्स नहीं होगा, और जो रूरल क्लास होगा उसको प्रॉपर्टी और वाइफ्स और अपनी फैमिली और बच्चे रखने का कोई राइट्स नहीं होगा। ये इतना रेडिकल था। और इसमें आप इनके एजुकेशन सिस्टम भी देखिए, इनकी जो क्लासेस और इसकी स्टेट की परिकल्पना देखिए, उसमें चेंज कहीं नहीं है। वो ऐसा सोचते हैं कि एकदम एकदम एक असेंबली लाइन की तरह जो है आदमी एजुकेटेड होगा, निकलेगा, सब चलेगा और अनंत काल तक वैसा ही बना रहेगा। तो स्टेटस कोइस्ट इनको लोग मानते हैं, रेजिमेंटेड मानते हैं, और एक क्लोज सोसाइटी के जनक के रूप में इनको माना जाता है। इसके अलावा इनका जो आइडिया है आइडियल स्टेट का और गवर्नमेंट का, वो बहुत यूटोपिक और रेडिकल माना जाता है। फिलोसोफर किंग की जो इन्होंने प्रपोजल दी वो भी बहुत रेडिकल है, वो भी प्रैक्टिकली वो संभव नहीं है कि कोई फिलोसोफर कैसे किंग होगा। और कम्युनिटी ऑफ वाइफ्स और प्रॉपर्टी तो सुनने में ही, और उसका जो पूरी वर्णन है वो अपने आप में ही बहुत ही इम्प्रैक्टिकल और यूटोपिक लगता है। इसके अलावा उन्होंने जो सेंसरशिप की बात की, मैंने आपको बहुत डिटेल में दोनों वीडियो में नहीं बताया है, सेंसरशिप ऑफ आर्ट्स, कल्चर एंड म्यूजिक, क्योंकि उनका मानना था कि आर्ट्स, कल्चर और म्यूजिक जो है वो ह्यूमन ब्रेन को अफेक्ट करते हैं, तो वो कैसा होना चाहिए स्टेट डिसाइड करेगा। वो इस तरह का होना चाहिए जिससे कि सिविक वर्च्यूज, मोरलिटी और इथिक्स को बढ़ावा मिले, ना कि उसमें ऐसी बातें हो जैसे कि देवताओं के बुराई, देवता क्या कैसे वो शराब पीते हैं, देवता कैसे जो है झूठ बोलते हैं, देवता कैसे मारपीट करते हैं, जो कि हमारे हिंदू कल्चर में बहुत सारी मैथोलॉजी कहानी में है। इसके अलावा म्यूजिक में इस तरह कैसे हार्मोनिक्स हो जो कि ब्रेन को सूद करें, ना कि ब्रेन को एक्साइट करें। ड्रामा कैसा हो जो कि समाज में वर्च्यू लाए, ना कि समाज में जो बुराइयां हैं उसको प्रमोट करे। तो उन्होंने आर्ट्स, कल्चर, म्यूजिक सबको एक तरह से सेंसरशिप कर दिया, जो कि बहुत ही तरह का ड्रावना और ड्रैकोनियन माना जाएगा मॉडर्न वर्ल्ड में। इसके अलावा सबसे बड़ी बुराई की जाती है प्लाटो की और इवन एरिस्टोटल, सोक्रेट, तीनों की, कि ये तीनों जो है एंटी डेमोक्रेटिक थे, एंटी डेमोक्रेसी थे। आप एथेंस समझिए, जो एथेंस डेमोक्रेसी की चिंगारी को जगाने वाला पहला मॉडर्न जो है वो सिटी स्टेट था, पोलिस था, वहां पे ये ऑथर्स ने ये कहा कि डेमोक्रेसी एक परवर्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। यहाँ पे फिलोसफर किंग्स मतलब कि एरिस्टोक्रेसी होनी चाहिए, ना कि डेमोक्रेसी। तो इनकी इस बेसिस पे बहुत बुराई की जाती है। इसके अलावा जो मॉडर्न टाइम में जो फासिस्ट गवर्नमेंट हुए या जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट हुए यूएसएसआर जैसे में, उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी जो पॉजिटिव लिबर्टी की जो है वो प्लेटो से ली, और इस बेसिस पे उन्होंने कहा कि चूंकि स्टेट सुप्रीम है, ये मोरल
है, वर्चुअस है और इंडिविजुअल को अपना सब कुछ समाहित कर देना चाहिए स्टेट के लिए, जिसका एक तरह का वो आर्म जैसा है या एक ऑर्गन के जैसा है, और स्टेट एक ऑर्गेनिज्म है। तो ये जो थॉट है ये टोटलिटेरियनिज्म को जन्म देती है, फासिज्म को जन्म देती है। तो कई लोग इनकी इस बेसिस पे भी बुराई करते हैं कि ही इंस्पायर्ड टोटलिटेरियन फासिस्ट आइडियोलॉजीज। यहाँ के मैंने कुछ क्रिटिक्स के उनके नेम दिए हैं। These are the references you can refer. Online resources are also from where I have taken. Of course, this is not comprehensive. I read a lot more to discuss all these. And thanks for watching. If you have liked the video, please share it and subscribe it, because it will help me in maintaining my passion and take this knowledge to many other students. Be safe, enjoy whatever life gives you in this period of transition and pandemic, and see you with next video. Bye. Be safe.